छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका जो है भारत की खोज, उसके पाठ क्रमांक 2 जो तलाश है उसका अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले हमने देखा भारत के अतीत की झांकी, उसके बाद हमने भारत की शक्ति और सीमा के बारे में देखा। अभी हमें देखना है अबाउट भारत की तलाश। बच्चों, आपको इस पुस्तिका का पाठ देखो बच्चों, भारत की तलाश अपने अध्ययन, यात्राओं आदि के द्वारा लेखक भारत को कुछ समझ तो सका, परंतु इससे उसे पूरा संतोष नहीं मिला। वर्तमान उसे मध्ययुगीनता, भयंकर गरीबी व दुर्गति तथा मध्य वर्ग की सहती आधुनिकता का मिश्रण लगता था। वह भारतीय संघर्ष के नेतृत्व के लिए मध्य वर्ग की ओर देखता था, क्योंकि वह स्वयं को बंदी और सीमाओं में जकड़ा हुआ समझकर तरक्की और विकास करना चाहता था। अंग्रेजी शासन में ऐसा नहीं कर सकने के कारण उसमें विद्रोह की चेतना उत्पन्न हुई। वे चाहकर भी इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सका। तब कुछ नई ताकतें उभर कर आई। जो काम मध्य वर्ग नहीं कर पाया था उसे ग्रामीण जनता ने कर दिखाया। उनमें से कुछ ऐसा था जो मध्य वर्ग में नहीं था। इनके महत्व को तत्कालिक युवा बुद्धिजीवियों ने भी स्वीकार किया। इनमें जो दृढ़ता और मन की शक्ति थी वह भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा की ही देन है। विगत 2 वर्षों में अत्याचार झेलते हुए भी उसमें कुछ ऐसा बच गया था जो सार्थक था। उसके बाद बच्चों, भारत माता के बारे में बताया है। लेखक जब भी किसी जनसभा में जाता था तो वह भारत की चर्चा करता था। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया था। वह शहरों की अपेक्षा गांव के किसानों को भारत के बारे में बताता था कि कैसे इस देश के हर हिस्सा एक दूसरे से भिन्न होकर सारा भारत एक है। वह उन्हें किसानों की सामान्य समस्याओं से लेकर स्वराज्य के बारे में बताता था। यह स्वराज किसी भी विशेष वर्ग के लिए नहीं बल्कि सबके लिए होगा। देश के सभी किसानों को समस्याएं गरीबी, कर्ज, लगान, कर, पुलिस, अत्याचार, महाजन, जमींदार आदि से जुड़ी हुई एक जैसी थी। लेखक ने उसे इन समस्याओं पर चर्चा की तथा उन्हें भारत का अखंड मानकर उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया। लेखक को यह भी काम बहुत आसान नहीं लगा, पर बहुत मुश्किल भी नहीं था। वे लोग भारत की प्राचीन गाथाओं से परिचित थे। उनमें से कई भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों पर यात्रा भी कर चुके थे, इसलिए उन्हें समझने में उसे कठिनाई नहीं हुई। कई बार लेखक की सभा में भारत माता की जय का स्वर गूंज उठता था। इस पर वह उनसे पूछता था कि इससे क्या उनका आशय है। वे लेखक को कोई उत्तर नहीं दे पाते थे। एक बार लेखक के बार बार पूछने पर एक हट्टे कट्टे जाट ने उत्तर दिया था कि भारत माता हमारी धरती है। लेखक ने फिर पूछा। इस प्रकार सिलसिला चलते चलते वे मान गए कि भारत वह सब कुछ तो है जो उन्होंने सोच रखा है। इसके अतिरिक्त भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, यहाँ की जनता आदि सब भारत है। भारत माता की जय का अर्थ इसी जनता जनार्दन की जय से है। लेखक उन्हें भारत माता का हिस्सा बताता तो वे यह सोचकर गर्व से भर जाते थे। इसके बाद बच्चों, आपको भारत की विविधता और एकता के बारे में भी बताया गया है। ये भी आपको वंस रीड आउट करना है, पढ़ना है। भारत की विविधता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पठान और सुदूर दक्षिण तमिलों में बहुत असानता है। उनकी शारीरिक गठन, खान पान, भाषा, रीति रिवाज आदि सभी भिन्न है, पर भी दोनों का भारत की छाप एक जैसी है। इस प्रकार से बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी आदि सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए हुए भी ऐसे भारतीय बने रहे जिनकी राष्ट्रीय विरासत, नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी समान थी। इस प्रकार प्राचीन भारत की एक समान संस्कृति और सभ्यता थी। लेखक का मानना है कि
प्रत्येक देश में अनेक छोटी बड़ी भिन्नताएं होती है, परंतु समग्र रूप से वह देश एक होता है। दो अलग अलग देशों के सीमांत क्षेत्रों में यह भिन्नता बहुत कम दिखाई देती है। प्राचीन और मध्ययुगीन में सामंती, धार्मिक तथा जातीय संबंधों का महत्व अधिक था। लेखक मानता है कि भारतवासी अपने देश के दूसरे हिस्सों को जानने की अपेक्षा किसी अन्य देश में जाकर अधिक अजनबीपन अनुभव करता था। आधुनिक में राष्ट्रीयतावाद का विचार बहुत विकसित हो गया है, इसलिए विदेशों में रहने वाले भारतीय अपना धर्म, जात और संप्रदाय आदि भूलकर भारतीय बनकर ही रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग कल्पनाएं होती है। लेखक के अनुसार उसके मन में मातृभूमि की तस्वीर इस प्रकार बनी है, जिसमें दूर दूर तक फैले मैदान, छोटे छोटे गांव, इनसे प्रेरणा प्राप्त कर वे मर्यादित जीवन जीते थे। अपनी बातचीत में वे इन ग्रंथों के उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उनकी सरल सीधी बातचीत में भी साहित्यिकता होती थी। अनपढ़ व्यक्ति भी इनसे परिचित था। लोग अत्यंत सरल तथा सहज रूप से जीवन व्यतीत करते थे। मनोहर पुरुष तथा सुंदर स्त्री को देखकर लेखक आश्चर्यचकित हो जाता था कि अनेक मुसीबतों को उठाकर भी इनका आकर्षण कैसे बचा रहा। सर्वत्र गरीबी और उससे उत्पन्न अनेक मुसीबतें फैली हुई थी। भ्रष्टाचार का बोलाबाला होने के कारण अभाव और असुरक्षितता की स्थिति थी। लेखकों को यह सब देखना अच्छा नहीं लगता था, परंतु उस समय भारत की वास्तविकता यह थी। सब लोग परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल रहे थे। वर्षों की सांस्कृतिक विरासत उन्हें अभी भी नम्र और सज्जन बनाई हुई थी। इस प्रकार बच्चों, हमारे अगले वीडियो में हम हमारा पाठ क्रमांक 3 जो हिंदी के पाठ्य पुस्तिका का है, वह सिंधु घाटी सभ्यता, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।